स्वागत है आप सभी का एमटीएस की क्लास में। और इसके अंतर्गत हम लोग पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये रहा कलर। मताधिकार से क्या आशय है, मताधिकार से क्या मतलब होता है। ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे कष्ट पहुँचे। ठीक है, मताधिकार से किसी को कष्ट नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन सीधे हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। वोट देने का अधिकार, मताधिकार से आशय होते हैं वोट देने का अधिकार। आइए देखते हैं। मताधिकार से आशय है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 यानी 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 326 में एक संशोधन कर दिया गया, जिसमें क्या हुआ, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की उम्र कर दी गई। यदि आप इंडिया में रहते हैं और 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप भारत में किसी भी चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं। आपको वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। बस यही इस क्वेश्चन का आशय था। अगले क्वेश्चन की हम लोग आ जाते हैं। और अगले प्रश्न जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं। इनसे आशय ये होता है, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हो ना, तो एसएससी में 70 से लेकर 80% तक क्या होता है, पिछले जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनमें पूछा गया है ना, वही चीज़ें आती हैं। प्रीवियस ईयर ही उठा के रखे जाते हैं। और जो 30 से 20% बचता है ना, तो उनको बाहर से, जैसे कि करेंट अफेयर और कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर जो कि आए हुए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं उनको देखना बहुत आवश्यक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ना, कौन सी है आपको बताना है। तो गौड़ जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये क्वेश्चन जनजाति से आ गया। तो जनजाति के लुसेंट वगैरह कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं तो उसमें क्या करिए, तो जनजाति से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको एक क्या करना है, उसको इकट्ठा कर लेना है। यदि आप उन चीज़ों को इकट्ठा करके स्टोर करते हैं, जनजातियों से कुछ भी पूछे तो आप बताने में समर्थ रहेंगे। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गौड़ है। यह जनजाति कहाँ की है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। कौन सी, गौड़ जनजाति। के आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जन्म दर मापी जाती है, किस आधार पर मापी जाती है। एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 100 अरब, 100 आबादी, 1000 आबादी, 10,000, 1 लाख आबादी। तो सही जवाब और सही मुद्दा, 1000 लोग हो ना, एक साल में 1000 लोग के ऊपर जन्म दर मापी जाती है कि जन्म दर की संख्या कितनी है, बढ़ रही है या घट रही है। 1000 आबादी पर एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और ये क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो पूछने की बात करते हैं, तो एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 हुई थी, तो उस समय इस क्वेश्चन को उठा लिया गया था। और आगे आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि स्टेनोग्राफर 2017 के अंतर्गत अभी हाल ही में परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा खनिज है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंसों को तो आप ध्यान से देख ही रहे हैं। और इनमें से सही जवाब है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है ना, केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और देखते हैं केरल में कई खनिज प्राप्त होते हैं, मतलब लौह अयस्क के अलावा और भी कई खनिज प्राप्त होते। दिए गए विकल्पों में लौह अयस्क लगभग 83.4% मिलियन टन, और मोनेजाइट जो है ना 1.90 मिलियन टन, और ग्रेनाइट की बात करें तो 1.43 मिलियन टन। तो स्वर्ण जो गोल्ड होता है ना, लगभग 26 मिलियन टन है। अतः दिए गए विकल्प में जो सी ऑप्शन है ना, लौह अयस्क,
जो कि 83.4% दिया गया है। यही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है इसका भी आप स्क्रीनशॉट या फिर एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्र सबसे अधिक है? और ये क्वेश्चन भाई ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। मल्टीटास्किंग 2013 के अंतर्गत पूछा गया था, और 2013 में क्या था, मध्य प्रदेश जनजातीय जो आबादी है ना अनुसूचित, तो इसमें सबसे ज़्यादा रहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जनगणना कौन सी बताते, जो जनगणना हुई थी 2011 के अंतर्गत, उसी के आंकड़े हैं। और जनजातीय आबादी जो कि इतनी दे रखी है, सर्वाधिक संकेंद्र। इसके बाद की दृष्टि की बात करें तो अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? महाराष्ट्र और उड़ीसा, बिहार, असम में अनुसूचित जनजाति की संख्या क्रमशः इतनी है। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है ना, ये एसएससी CHSL यानी 10+2 लेवल 2013 के बाद 14 में एग्जाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोग क्या आइडिया लगाते हैं कि बंदरगाह से रिलेटेड यदि ये क्वेश्चन आया है तो आने वाले एग्जाम्स के अंतर्गत और भी बंदरगाह से क्वेश्चन बना सकता है एसएससी। तो आप लोग सारे के सारे एक बार फोकस डाल के देख लीजिएगा, तो उसी में आपका भला हो जाएगा। तो इसका सही जवाब मुंबई है। जवाहरलाल बंदरगाह कहाँ है? मुंबई के अंतर्गत है। तो देखते हैं जवाहरलाल या बंदरगाह की स्थापना जो मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए हुई थी, और ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो कि 10+2 लेवल का ये और 2015 में आया था। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों जाना जाता है, क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो भारी जल संयंत्र इसका सही जवाब है। तालचेर भारी जल संयंत्र। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी असलियत क्या है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से तालचेर भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारी जल बोर्ड की एक इकाई तालचेर की स्थापित की गई थी। भारी जल बोर्ड परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की संगठक इकाई है, जो कि नाभिकीय विद्युत के साथ साथ रिएक्टरों में गंधक एवं शीतलक के रूप में उपयोग किए जाने वाले भारी जल के जो कि ड्यूटेरियम होता है ना के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा तालचेर को उड़ीसा का कोयला भंडार भी कहा जाता है। यहाँ कई तापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस जो क्वेश्चन था ना भाई, आप लोग इसको देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन में आ ही जाते हैं। ठीक है भाई, अगले चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑनलाइन परीक्षा 2017 स्टेनोग्राफर में आया हुआ था। क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों में के लिए जो शामिल हुए था ना, नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, जानने का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था, तो आखिर क्या इसकी असलियत थी? तो क्या होता है इसमें, भारतीय आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जो भारत के अंतर्गत संविधान बना था उसमें स्थापित करने के लिए नीति के निर्देश सिद्धांतों को इसमें जोड़ दिया गया था, शामिल किया गया था। तो क्या था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग जो है ना 4 के अंतर्गत दे रखा है। राज्य की नीति के निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा था कि CPO-SI टियर 1 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। तो इसी प्रकार के और भी एग्जाम्स के अंदर जो होने वाली परीक्षा है उसमें पूछने की संभावना है। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? तो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार जो होता है भारत का मानवादी होता है, जो कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो, ध्यान नहीं देना है। सही जवाब है भारत का मानवादी जो होता है
इसका इस संविधान के अंतर भी प्रावधान है। भारत के अनुच्छेद क्षेत्र के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए यानी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा अभी, तो ये महान्यायवादी से क्वेश्चन आया, तो इसको भी आप संविधान उठा के देखिएगा। छोटे छोटे नोट्स आपको लूसेंट के अंतर्गत मिल जाते हैं, उसमें आपको काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं। उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके भविष्य को यानी फ्यूचर को और राइट करके रख देंगे। तो आप लोग उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि स्टेनोग्राफर 2011 के अंतर्गत आया था, जिस समय हमारे इंडिया में जनगणना करवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाती है? तो रीट बताना है। तो सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जाने वाली रीट को परमादेश कहा जाता है। ठीक है, परमादेश रीट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है के विरुद्ध लागू की जा सकती है। परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व के पालन में चूक या इनकार कर रहा है। ठीक है, अपने पद से अपने पदानुसार उसका कार्य नहीं कर रहा है, सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि 10+2 लेवल का 2013 के अंतर्गत पूछा गया था। तो इसकी सच्चाई और असलियत क्या है, क्यों आवश्यक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। संविधान का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो टोटल सदस्य राष्ट्रपति कितने नामित करता है? 14 यानी 14 इसका सही जवाब है। बाकी तीन आंसर जो दे रखे होंगे। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए 14 सदस्यों को नामित करता है। और देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समेत 2 व्यक्तियों को नामित करता है और टोटल मिला के 14 सदस्य हो जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि मल्टीटास्किंग जो 2014 के अंतर्गत आया था और जिसकी आप तैयारी करते हैं उसी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 इसका सही जवाब है और बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था ना, फ्रेडरिक व्हाइट, जो कि 1921 से लेकर 25 तक, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 को से लेकर 1930 ईस्वी तक थे। ठीक है, तो इसका 1921 सही जवाब है। तो देखते हैं हेरोडोटस, ये कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन है ना, तो हेरोडोटस को माना जाता है, ये इतिहास का क्वेश्चन है सॉरी, और इतिहास का क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट की जो परीक्षा 2006 के अंतर्गत हुई थी उसी में पूछा गया था। और बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे ये इस क्वेश्चन के अनुसार रॉन्ग हैं। और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी एफसीआई 2012 में करवाई गई थी परीक्षा एसएससी के द्वारा, उसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य की पहचान किसके अंतर्गत करी जाती है? तो ए ऑप्शन सही है ना, त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये हैं जो आप दे रखे ना, इसी के अंतर्गत आपको आंसर मिल जाता है। इसका सही जवाब त्रिपिटक है। टाइम न बिताते हुए आपको एक फोकस आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएससी किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है और आपको 25 आउट ऑफ 25 लाने में आपको किस प्रकार से हेल्प हो सकती है, उसी की तैयारी में कर रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी घाटी पर पाए जाते हैं? ये
स्टेनोग्राफर ग्रुप डी परीक्षा 2005-10 में आया हुआ क्वेश्चन था। रावी, झेलम, ब्यास इसके तीनों रॉन्ग आंसर है। और तो सही जवाब क्या है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मल्टीटास्किंग 2014 के अंतर्गत आया था। चीन की जो दीवार है, चीन ने किया गया था, चीन ने क्या किया था उस समय? चीन में चोरी चालाकी ज़्यादा बढ़ रही थी, काफ़ी समय की बात है, शुरू में। ठीक है, मंगोलिया से चोर आके, ठीक है, चीन पे धावा बोल देते थे। तो चीन ने अपने चारों तरफ एक दीवार बनाई। क्या बनाई? दीवार बनाई चीन ने। ठीक है, उसी को ग्रेट वॉल कहा जाता है। का निर्माण किसने करवाया था? यही क्वेश्चन पूछा है। चीन की दीवार कौन बनवाई थी, किसने बनवाई थी? ऐसा कौन सा महान योद्धा था? मल्टीटास्किंग 2014 का क्वेश्चन है और हमने उठा लिया क्योंकि ये 14 में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है शी हुआनती। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? चीन की महान दीवार का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट शी हुआनती ने समय क्या चल रहा था? 220 से 206 ईसा पूर्व में करवाया था। ध्यान दीजिएगा, 220 से 206 ईसा पूर्व में शी हुआन ने चीन की दीवार बनवाई थी, जो कि आज भी बनी हुई है। जो कि गांधी जी किस चीज़ के सच्चे समर्थक थे, ये आपको बताना है। जो बात करते हैं एसएससी की मल्टीटास्किंग परीक्षा 2008 के अंतर्गत इसे पूछा गया था। तो गांधी जी किसके समर्थक थे, किसे पसंद करते थे? जो 4 ऑप्शन दे रखे ना, उसमें से बी ऑप्शन सही है। कुटीर उद्योग के, कुटीर उद्योगों गांधी जी को सबसे पसंद था। गांधी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक। गांधी जी कुटीर उद्योग के माध्यम से ही अधिक से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि CGL 2008 के अंतर्गत पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या है? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है या थी? तो 1930 है, 35 यही सही जवाब है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि सबसे अच्छा है। CHSL 2008 में पूछा का मानव में स्वाद जो होता ना का पता किससे लगाया जाता है? ठीक है, स्वाद इंद्रियों का पता कौन लगाता है? स्वाद, जैसे खट्टा मीठा कड़वा, ये स्वाद इंद्रियों का पता हम स्वाद के रूप में लगाते हैं। मानव में स्वादेंद्रियां होती हैं, खाद्य जो हम स्वाद खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है? स्वाद लेते हैं, पता लगाते हैं। मनुष्य का जीहा जो कि जीभ होती है के भिन्न भाग, 4 भाग भिन्न प्रकार के होते हैं, जिससे मीठे नमकीन का अनुभव जिह्वा के स्वतंत्र सिरे पर और खट्टे का पक्ष कड़वे का पक्ष होता है। ठीक है, जो कि हमारे अंतर्गत जीभ होती है, उसके 4 भाग होते हैं और वो भाग आपको डिटेल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? यार अर्थात कहें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको खोजा था? मल्टीटास्किंग 2011 का क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने करी थी। और टाइम की बात करें तो 1929 ईस्वी में इन्होंने पेनिसिलिन नामक एक टीका की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन के हम लोग आ जाते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो शरीर के ताप को यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। और एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा मैट्रिक का बात करें तो 10 यानी MTS की परीक्षा 2006 में पूछी गई थी। ठीक है, तो देखते पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर
ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कहता है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। CHSL 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सही जवाब है मेंडुला। ठीक है, मेंडुला इसका सही जवाब है। मेंडुला जो होता है हृदय स्पंदन की दर, श्वसन दर, भोजन और वमन, स्वाद इत्यादि का कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2006 के अंतर्गत पूछा गया था। और सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है, तो बताना है। जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल गलत हैं, और सही जवाब नीली व्हेल है। नीली व्हेल क्या करती है, सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट, वजन 4 टन होता है। व्हेल की लंबाई 100 फीट से भी अधिक होती है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही नहीं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी चीज़ें आपको करना है। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।